हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज में। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मात्रक के टॉप इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन। यानी यदि मात्रक के आप इन 50 क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो हमारी जितनी भी इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके मात्रक आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं वो सभी आपके यानी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जितने भी क्वेश्चन ले रहा हूँ वो सभी हमारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। और आप देख सकते हैं हमारे जो बीएसएफ आरओ आरएम के 4 पेपर हैं उनके क्वेश्चन है उनको गूगल पर सर्च करके देखना, तो आप क्या पाएंगे कि हर एक क्वेश्चन है वो पहले कोई ना कोई एग्जाम में जरूर पूछा गया है। तो यदि आप बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं तो जितने भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलते हैं आप हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर लें और 100% सेम टू सेम क्वेश्चन वहीं से आपके उठाए जाते हैं। तो इसके अंदर मैंने जितने भी यानी क्वेश्चन लिए हैं वो सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं और इन्हीं क्वेश्चनों से हमारी जितनी भी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी हैं वो सभी आपकी क्लियर हो जाएंगी, सभी के मात्रक हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की दोस्तों। यानी शुरुआत में दो क्वेश्चन है वो यानी मात्रक से संबंधित नहीं है तो मात्रक चैप्टर के ही, लेकिन जो हमारी मात्रक की थ्योरी होती है, मात्रक के कंसेप्ट हैं, यूनिट के कंसेप्ट हैं, उन पर आधारित हैं। तो देखते हैं इन क्वेश्चनों को भी। पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या बताना है, यदि मापन की दो पद्धतियों में U1 व U2 दो मात्रक चुने गए हैं तथा उनके आंकिक मान N1 तथा N2 हैं, तो इसमें आपको क्या बताना कि हमारी कोई भी एक यानी फिजिकल क्वांटिटी मान लेते हैं P है, इसको पहले U1 मात्रक से मापा जाता है तब इसका आंकिक मान हमें N1 प्राप्त होता है। यदि इसको यदि U2 मात्रक में मापा जाता है तो इसका आंकिक मान हमें N2 प्राप्त होता है। तो N1 U1 N2 U2 में आपको रिलेशन बताना है कि सही संबंध कौन सा होगा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैं जो कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ वो नोट कर लेना। यहाँ से यानी 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। इसमें आपको बताना है यानी पता क्या होना चाहिए कि हमारी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, यदि इसका आंकिक मान n हो और उसका मात्रक u हो तो इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, पहले आंकिक मान लिखा जाता है बाद में u लिखा जाता है। जैसे हमारी लेंथ हो तो लेंथ को अपन कैसे लिखते हैं 10 मीटर, पहले आंकिक मान होता है और बाद में इसका मात्रक होता है। आगे आपको क्या याद रखना है कि n और u के अंदर एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन ये होता है कि जो हमारा इसका आंकिक मान होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है u के, या अपन कह सकते हैं इसका जो आंकिक मान होता है वह मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप मात्रक को छोटा करेंगे, यानी मात्रक को मैंने क्या किया है छोटा कर दिया सेंटीमीटर में, तो हमारी ये जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, हमारी 1000 सेंटीमीटर हो जाती है, यानी इसका आंकिक मान बढ़ गया। तो इसका मतलब यही है यदि आप मात्रक को छोटा करते हैं तो आंकिक मान हमारा बढ़ जाएगा। तो रिलेशन आपको याद है तो आप यहाँ पर इनके अंदर रिलेशन निकाल सकते हैं। हमें क्या बताना है N1 और N2 के समय मात्रक U1 और U2 है, तो यहाँ से हमारा N1 इज इक्वल टू N2, इस रिलेशन के अनुसार क्या हो जाएगा, हमारा U2 ऊपर चला जाएगा और U1 हमारा नीचे आ जाएगा। इसका यदि अपन इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी हमारा N1 और U1 का जो मल्टीप्लाई है वो N2 और U2 के बराबर हो जाएगा। तो इसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो मैं रिलेशन बताया हूँ डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है कि कोई भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उसके आंकिक मान और इसका जो मात्रक होता है उसके अंदर सही रिलेशन होता है। आपको दे देगा n समानुपाती यू है, n समानुपाती 1 में यू हो जाएगा, n समानुपाती यू स्क्वायर और n समानुपाती 1 में यू स्क्वायर। तो ये जो रिलेशन है ये आपको याद रखना है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैंने इसमें क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि मैंने यहाँ से आपको क्वेश्चन बता दिया। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि एक इलेक्ट्रोवोल्ट यानी एक ईवी है, आपको एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान बताना है कितना होगा। तो हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ई का मान क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और इसका मान कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 होता है। तो यहाँ से यदि इसको अगर आप निकाल लेंगे तो एक दिया हुआ है और ई का मान आपका कितना हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 और ये होता है हमारा कुलाम, और आगे क्या दिया हुआ है वोल्ट। तो वोल्ट को अपन विभव है, विभव का मात्रा क्या होता है हमारा वोल्ट होता है। तो इस प्रकार से ये मान निकल कर आ जाएगा। तो इसका आंकिक मान तो हमारा कितना हो जाता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 होता है। अब देखते हैं मात्रा की, यानी कि हमें यहाँ नहीं दिया हुआ मात्रा की, एक जगह तो जूल दिया हुआ है, एक जगह कुलाम दिया हुआ है, और एक ऑप्शन और इंक्लूड करता है इसके अंदर, वो मेरे एग्जाम में आया था
उसके अंदर क्या था 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 वोल्ट था। दोस्तों मैंने इसका आंकिक मान तो रट रखा था, ये कर लिया, लेकिन वहां पर मेरे को मात्रक में कंफ्यूज हो चुका था, यानी हो गया था, और फिर मैंने इसका यानी कि ये वाला ऑप्शन न करके यानी गलत आंसर दिया था, ये वाला चुन दिया था। तो मैंने आप पहले बता देता हूँ कि कहीं आप भी एग्जाम में गलती ना कर लें, तो मात्रक होता है इसको जरूर याद रखना। यहाँ पर इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं विभव का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, कार्य बटे में आवेश या ऊर्जा बटे आवेश होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि जो कार्य इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, क्यूवी होता है। तो यहाँ से अपन क्या प्राप्त करते हैं कि जो जूल होता है वो किसके इक्वल होता है, कुलाम इंटू वोल्ट होता है। तो ये जो कुलाम इंटू वोल्ट है इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, जूल लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से 1 इलेक्ट्रोवोल्ट का जो सही मान होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल। यहाँ पर इसको यानी कि मैंने बता दिया कि मेरे से एग्जाम में गलती हो चुकी थी, तो ये गलती आप न करें, तो पहले मैं इस पर बार बार फोकस कर रहा हूँ, यानी जूल होगा तो इसी तरह से रट लें इसको। आंकिक मान तो अपन सभी निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आंकिक मान ये होता है। अब देखते हैं अपन मात्रकों के। अब जो क्वेश्चन होंगे इसमें अपन ज्यादा टाइम लगेंगे, क्योंकि ये मात्रक हैं, ये फटाफट हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। तो हमारा पहला मात्रक आपको किसका पूछा गया है, जड़त्व आघूर्ण का मान। यानी तीसरे क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि एमकेएस पद्धति के अंदर जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होगा। तो बताइए जड़त्व आघूर्ण हमारा क्या होता है, यानी वो इनर्सी होता है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया आई से इसको डोनेट करते हैं। तो बताइए इसका मात्रक क्या होगा। दोस्तों यदि आपको नहीं पता कि जड़त्व आघूर्ण क्या है, तो हम आपको पहले बताते हैं कि जड़त्व आघूर्ण किसे कहते हैं। जब कोई भी एक हमारी m द्रव्यमान की वस्तु है, उसको किसी वर्तीय पथ पर घुमाया जा रहा है, जिसकी त्रिज्या हमारी कितनी है, r है, यानी इसकी घूर्णन त्रिज्या r है। तो इसका जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो याद रखना, इसके द्रव्यमान और इसके जो घूर्णन त्रिज्या का जो स्क्वायर होता है उन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो जड़त्व आघूर्ण याद रखना किसके बराबर होता है, द्रव्यमान और जो घूर्णन अक्ष से इसकी जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर और द्रव्यमान के मल्टीप्लाई के बराबर हमारा क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ से आप इसका मात्रक निकाल सकते हैं। जो हमारे इसका मास है तो इसका क्या हो जाएगा, केजी, और ये डिस्टेंस है आर, आर हमारी किस में होती है, मीटर में होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 8 सेंटीमीटर में मत लिख देना, क्योंकि आपको क्या पूछा गया है, एमकेएस पद्धति में। एमकेएस पद्धति का मतलब क्या होता है, एम का मतलब मीटर, के का मतलब केजी और एस का मतलब सेकेंड। ये होती है हमारी एमकेएस पद्धति। तो यहाँ पर होने को तो इसका मात्रक ये भी होता है, लेकिन ये हमारा किसी में होता है, यानी कि कोई फिक्स पद्धति नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो के लिया गया, यहाँ पर सेंटीमीटर। तो एमकेएस पद्धति में इसका जो सही राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या बताना कि प्रतिबल का मात्रक है। इसमें आपको बताना कि हमारा जो प्रतिबल होता है, जो स्ट्रेस होता है, उसकी यूनिट क्या होगी। दोस्तों प्रतिबल होता क्या है ये भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, यदि आपको नहीं पता है। कोई भी छड़ है या कोई भी सरफेस है, उसके नीचे कोई यदि भार लटका दिया जाता है, या यानी इसको खींचा जाता है या इस पर फोर्स लगाया जाता है, तो क्या होता है कि इसके एकांक क्षेत्रफल पर जितना फोर्स लगता है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, वही फोर्स हमारा किसके बराबर होता है, प्रतिबल के बराबर होता है। मैंने क्या बताया कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला फोर्स वही हमारा प्रतिबल है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, क्योंकि एफ का जो मात्रक होता है, हमारा बल का मात्रक न्यूटन होता है, और एरिया हमारा क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से इसका जो मात्रक हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो क्वेश्चन मैंने इंक्लूड भी लिया है, आपको देखने को मिलेगा लास्ट में। उसमें क्या पूछा जाता है कि प्रतिबल का मात्रक किसके समतुल्य होता है या किसके समान होता है। तो मैं आपको 4 राशियां बता रहा हूँ, उनको नोट कर लेना। उनका जो मात्रक होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। एक तो हमारा हो जाएगा दाब, क्योंकि दाब में हमारा ये डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं कि यदि किसी वस्तु पर दाब यानी फोर्स लगाया जाता है, तो इसके एकांक क्षेत्रफल पर जो फोर्स लगेगा उसी को अपन क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, दाब कहते हैं। तो इसका भी फॉर्मूला हमारा एफ अपॉन में ए ही होता है। तो इस प्रकार से इसकी जो यूनिट निकल आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरी राशि हमारी, ये मैंने आपको बता दी कि प्रतिबल होती है, इसका मात्रक हमने निकाल लिया है। तीसरी राशि है, इंपोर्टेंट है, ये होती है यंग गुणांक। यंग गुणांक, यंग गुणांक का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, प्रतिबल अपॉन में विकृति। प्रतिबल अपॉन में विकृति आपने पढ़ा होगा। तो हम ये भी जानते हैं, यदि आपको नहीं पता तो इसको भी नोट कर लेना, जो हमारी विकृति होती है वो हमारी एक विमाहीन राशि होती है। इसकी कोई भी विमा नहीं होती है और ना ही इसका कोई मात्रक होता है।
तो इस प्रकार से इसकी ना तो कोई विमा है ना कोई मात्रक है, तो हमारा जो वाई की विमा और मात्रक है वो किसके बराबर हो जाएगी, प्रतिबल के बराबर हो जाएगी। तो इस प्रकार से यंग गुणांक की जो मात्रक है वो भी हमारा क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। चौथी जो राशि होती है वो हमारा होता है ऊर्जा घनत्व है, इसको भी नोट कर लें, ऊर्जा घनत्व है। ऊर्जा घनत्व का मतलब क्या है कि क्या एकांक आयतन की जो ऊर्जा होती है उसी को अपन ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है, कार्य के मात्रक के बराबर होता है, न्यूटन मीटर होता है। और यदि इसको आयतन से डिवाइड करेंगे यानी मीटर क्यूब, आयतन क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो एक एम से ये यहाँ पर एक कट जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर बचेगा, तो ये बच जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसका भी जो मात्रक होता है हमारा क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो इससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे मैं आपका नहीं डायरेक्ट उसका आंसर बताऊंगा, दोबारा से डिस्क्राइब नहीं करूंगा। तो इसके कारण इसको यानी कि जो मैंने बताया है चारों राशि और मात्रक निकालना, इसको आप नोट कर लें। अब देखते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या होता है ना कि स्टीफन नियतांक का मात्रक होता है। दोस्तों हमारा स्टीफन यानी कांस्टेंट होता है, उसकी यूनिट आपको बतानी है कितनी होती है। दोस्तों आपको स्टीफन नियतांक नहीं याद आ रहा होगा, क्या पढ़ा है, कहाँ पढ़ा था, आप जो हमारा जो उष्मा वाला चैप्टर होगा, थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर होंगे उसके अंदर पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो स्टीफन का नियम क्या है और कहाँ से यानी किस फॉर्मूले से यह नियतांक निकाला गया है और कहाँ से इसकी आप कैसे विमा निकालेंगे। तो सबसे पहले आप नोट करना होगा स्टीफन का नियम। स्टीफन का नियम होता क्या है दोस्तों, स्टीफन का नियम क्या कहता है कि आपके पास कोई एक वस्तु है और उसका कोई टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, टी टेम्परेचर है। तो ये क्या कहता है कि हर कोई वस्तु यदि उसका टेम्परेचर है तो वह क्या करती है, बाहर की ओर उष्मा को उत्सर्जित करती है, यानी उष्मा निकालती है। आपने देखा होगा कि कोई भी हमारी वस्तु है गर्म, उसके आसपास का वातावरण गर्म हो जाता है, तो इसका मतलब क्या कि यह वस्तु उष्मा को उत्सर्जित करती है। तो उष्मा हमारा क्या होता है, ऊर्जा का ही रूप होता है। तो इस प्रकार से इसके एकांक क्षेत्रफल से और एकांक समय में जितनी उष्मा निकलती है या जितनी ऊर्जा निकलती है उसको अपन क्या कहते हैं, उत्सर्जित यानी विकिरण कहते हैं। यानी उत्सर्जित विकिरण यानी एकांक क्षेत्रफल में एकांक समय में जितनी ऊर्जा निकलती है उसको क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। और ये उत्सर्जित विकिरण है वो हमारे किसके समानुपाती होती है, टी की पावर 4 के समानुपाती होती है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो एनर्जी निकलती है, जो उष्मा निकलती है वो किस पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पर निर्भर करती है और टी की पावर 4 के समानुपाती होती है। तो यहाँ से यदि अपन समानुपाती स्थिरांक को उठाते हैं, यदि इसको इक्वल में चेंज करते हैं तो एक स्थिरांक लगाया जाता है सिग्मा, इसको ये अपन कहते हैं स्टीफन नियतांक। यही हमारा क्या है, यहाँ पर स्टीफन नियतांक है। तो यानी स्टीफन का नियम आपको नोट कर लेना है। तो यहाँ से इसकी जो यानी मात्रक निकल कर आएगा, इसका जो फॉर्मूला निकल कर आता है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, ई अपॉन में टी की पावर 4 हो जाता है। दोस्तों ई मैंने क्या बताया है कि यह एकांक क्षेत्रफल से और प्रति सेकंड निकलने वाली एनर्जी है। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारा ये वाला ई अपॉन में 80। तो इसका जो है यूनिट निकल कर आ जाएगी हमारी, ये ई की यूनिट होती है जूल और एक का हमारा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और टी का मतलब क्या होता है, सेकंड है। तो यहाँ पर यदि इसका अपन लिखते हैं जूल अपॉन में मीटर स्क्वायर सेकेंड, और टेम्परेचर का मात्रा क्या होता है, केल्विन। इसको आगे अपन सोल्व करेंगे तो ऊपर तो हमारा बच जाता है जे, ये मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर यानी माइनस की 2 जाएगी, सेकंड ऊपर जाएगा तो इसकी भी घात माइनस की 1 हो जाएगी, और के ऊपर जाएगा तो इसकी घात हमारी माइनस की 4 हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो स्टीफन के नियतांक का जो मात्रक होता है वो निकल कर आता है ये। दोस्तों मैंने आपको निकालने का तरीका क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी भी यानी याद करने की क्षमता इतनी नहीं है, लेकिन मैं हर चीज को यानी समझ के करता हूँ। तो ये जो ये मात्रक है मेरे को डायरेक्ट याद नहीं रहता है, लेकिन ये नियम याद है मेरे को, फॉर्मूला याद है। तो इस फॉर्मूले से क्या कि यदि आपको बिल्कुल से यार 2-3 बार क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आप मुश्किल से 30 सेकंड भी नहीं लगाओगे इस यूनिट को निकालने के लिए। और जो हमारा बीएसएफ आरओआरएम का पेपर में तो 2 घंटे का टाइम मिलता है, सफिशियंट, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं हमारा छठवां क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। इसमें आपको क्या बताना है कि हमारी कोई भी एक यानी चुंबक है, इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, उसकी यूनिट बतानी है कितनी होगी, कैपिटल एम। तो हमारे चुंबक किस प्रकार से होते हैं दोस्तों, इसके यानी 2 पोल स्ट्रेंथ होते हैं, ध्रुव सामर्थ्य होते हैं, वो मान लेते हैं इसका एम है, और ये भी हमारे क्या हो जाएगा एम। और यदि इनके मध्य की दूरी हमारी कितनी है, 12 है, तो इसका जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होता है या चुंबकीय आघूर्ण होता है वो हमारा क्या होता है, एक ध्रुव सामर्थ्य का मान इंटू में इन दोनों की मध्य की लंबाई 12। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2
ml होता है। तो यहाँ से हमारे यानी ध्रुव चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला आपको निकल चुका है। यहाँ से आप आसानी से इसकी विमा और मात्रक दोनों निकाल सकते हैं। याद रखना जो ध्रुव सामर्थ्य होता है, जो पोल स्ट्रेंथ होता है, इसकी जो यूनिट होती है वो आपको याद रखनी है एम्पियर मीटर होती है, एम होती है। या इसका जो दूसरा मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है, न्यूटन पर टेस्ला होता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो मेन मात्रक ये होता है एम्पियर मीटर होता है। तो एम का मात्रक अपन क्या रखेंगे, एम्पियर मीटर रखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे मीटर से। तो इसका जो कैपिटल एम का जो यूनिट निकल कर आएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर निकल कर आ जाएगी। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें अब पूछा गया कि हर्ट्ज मात्रक होता है। तो हम सभी जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, हर्ट्ज को अपन एच जेड से यानी प्रदर्शित करते हैं। और यह मात्रक किसका होता है, आवर्ती होगा, आवर्ती का मात्रक होता है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है। यदि आपको फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन नहीं पता है तो ये भी बताता हूँ। यानी दोस्तों कोई भी हमारी यानी वस्तु है वो यानी कंपन गति कर रही है या आवर्त गति कर रही है, उसके अंदर क्या है कि एकांक सेकंड में यानी एक सेकंड में जो कंपनों की संख्या होती है, जैसे ये एक हो गया, ये दो हो गया, यदि एक सेकंड में यह इतने कंपन कर रही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एकांक सेकंड में जो कंपनों की संख्या होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका जो दूसरा मात्रक होता है आवर्ती का मात्रक है, वो याद रखना सेकंड इनवर्स होता है। वो इस प्रकार से यहाँ से इसकी विमा निकल कर आती है, वो t-1 निकल कर आती है ओनली। तो ये भी याद रखना टी सेकंड इनवर्स होता है इसकी दूसरी जो यूनिट होती है, या इसको अपन हर्ट्ज भी नोट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं अपन आठवां क्वेश्चन है। एट्थ क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि एक पिको फेरेड बराबर होता है। इसमें आपको बताना है कि एक पिको जो फेरेड है वो किसके बराबर है, एक पिको फेरेड। तो यहाँ से भी मैं आपको नोट करा देता हूँ, लेकिन पिको फेरेड का जो मान होता है वो याद रखना 10 की पावर माइनस के 12 होता है। पिको का मतलब ये होता है, आगे फेरेड दिया हुआ तो ये लग जाएगा फेरेड। तो इस क्वेश्चन का जो तो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। लेकिन जो इंपॉर्टेंट यानी सभी मान हम आपको नोट करा देता हूँ, इनको नोट कर लेना है। 10 की पावर माइनस 3 होता है, उसको अपन बोलते हैं मिली। 10 की पावर माइनस 6 को बोलते हैं अपन माइक्रो। माइक्रो 10 की पावर माइनस 9 को इसको बोलते हैं नैनो। नोट कर लेना, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन है पिको वाला, ये शायद फर्मी का आया था या पिको का आया था, ये 2019 का जो आरएम का पेपर था उसके अंदर भी पूछा गया था। और 10 की पावर माइनस 12 मैंने आपको बता ही दिया, ये हमारा क्या होता है, पिको। और 10 की पावर माइनस 15 ये बहुत यानी जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्मी होता है। यहाँ से इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपको पूछ लिया जाएगा कि हमारे जो नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो होती है, आपको ऑप्शन यही देगा, पिको, पिकोमीटर, नैनोमीटर या फर्मीमीटर। तो याद रखना यहाँ से यानी दो क्वेश्चन एक साथ पूछे जाते हैं। पहला तो आपको ये पता होना चाहिए जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, 10 की पावर माइनस 15 मीटर होती है। अब ऑप्शन में आपको ये न देकर आपको क्या दिया हुआ था, फर्मी दिया हुआ होता है। तो इसका मतलब फर्मी का क्या होता है, 10 की पावर माइनस 15 मीटर होता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हमारा क्या निकल रहा था, फर्मी। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के अंदर। तो याद रखना इसको भी। यदि आपको पॉजिटिव मान के याद रखते हैं वो भी आपको नोट करा देता हूं मैं। 10 की पावर 3 को बोलते हैं अपन किलो। 10 की पावर 3 को क्या बोलेंगे, किलो। 10 की पावर 6 को बोलते हैं मेगा या मिलियन। मेगा या मिलियन आपको नोट कर लेना है। कैपिटल एम से इसको प्रदर्शित करते हैं। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, 10 की पावर 9 इसको अपन बोलते हैं गीगा। गीगा। और 10 की पावर जो 12 होती है उसको बोलते हैं टेरा। और 10 की पावर जो 15 होती है उसको बोलते हैं पेटा। इसको बोलते हैं पेटा। तो ये भी आपको नोट कर लेना है, इनको रट भी लेना है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है कभी भी, यानी कहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। अब बात करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या बताना कि एसआई पद्धति में हेनरी मात्रक होता है। दोस्तों आपको बताना है कि जो हेनरी मात्रक होता है वो किस यानी कि फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है, यह आपको बताना है। तो यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको रट लेना है। ये होता है स्वप्रेरकत्व। दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी यानी एक बार साथ नोट करवा दूंगा कि जो वैज्ञानिक के नाम पर आधारित जो मात्रक चुने गए हैं, यानी जो इंपोर्टेंट भौतिक राशि और वैज्ञानिक के नाम पर जो हमारी यूनिट चुनी गई है वो भी आपको बता देता हूँ। इस वीडियो में नहीं तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, यदि टाइम बचेगा तो इस वीडियो में बता दूंगा। तो स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक होता है हमारा क्या होता है, हेनरी होता है। यदि स्वप्रेरकत्व के अन्य भी मात्रक होते हैं उनकी यदि अपन बात करना चाहते हैं तो वो अपन निकालेंगे फॉर्मूले से।
तो प्रेरकत्व का फॉर्मूला क्या होता है कि पहले परिभाषा देखना कि प्रेरकत्व होता क्या है। कोई भी आपके पास एक कुंडली है, इस कुंडली में यदि आप I धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है और इस चुंबकीय फ्लक्स के कारण इसी तार के अंदर एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है EMF, और उसके कारण जो यानी धारा प्रवाहित होती है उसकी डायरेक्शन होती है वो इसके विपरीत होती है। तो इसके अंदर जो ये करंट और जो चुंबकीय फ्लक्स है इसके अंदर एक संबंध दिया गया कि जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स फाई है वो किसके समानुपाती होते हैं, धारा के। जितनी अधिक धारा इसके अंदर प्रवाहित होगी उतना ही ज्यादा हमारा फ्लक्स उत्पन्न होगा और इतना ही ज्यादा इसके अंदर हमारी क्या होगी, EMF उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से फाई और ई में यह संबंध होता है और इस समानुपाती स्थिरांक को हटाने के लिए एक नियतांक लगाया जाता है L। तो ये हमारा फाई इज इक्वल टू हो जाता है Li। ये जो L होता है इसी को अपन बोलते हैं प्रेरकत्व है। हालांकि यदि यह एक कुंडली में यानी धारा प्रवाहित हो रही है और इसी कुंडली के अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो उसको तो अपन स्वप्रेरकत्व बोलते हैं। यदि इसके पास एक और कुंडली रखी हुई है तो यदि धारा इसके अंदर प्रवाहित करते हैं और इस धारा के कारण इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा और इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका जो हमारा प्रेरण होगा या प्रेरकत्व होगा वो हमारा कहलाता है अन्योन्य प्रेरकत्व यानी अन्य कुंडली का। और स्वप्रेरकत्व मतलब स्वयं की यानी जो कुंडली होती है उसके अंदर जो विद्युत वाहक बल होता है वो। तो यानी अलग अलग मान है लेकिन होता मैंने हमारा प्रेरकत्व ही है। तो याद रखना जो प्रेरकत्व होता है ये L। तो यहाँ से इसका जो यानी फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है वो फाई अपॉन में I प्राप्त होता है। तो यहाँ से इसका जो मात्रक है वो हमें क्या प्राप्त होता है, वेबर पर एम्पियर। वेबर पर एम्पियर या जो हमारा फाई का मात्रक अपन अब जानते हैं, एक और इसका जो फॉर्मूला यूनिट होती है चुंबकीय फ्लक्स की वो हमारी क्या होती है, फाई इज इक्वल टू BA होता है। तो B हमारा क्या होता है टेस्ला और A होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से यह हमारा क्या हो जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर। तो इसकी एक यूनिट ये भी होती है। या इसका जो एक और फॉर्मूला आपको ये भी याद रखना, जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है इस कुंडली में उसका फॉर्मूला क्या दिया जाता है, ये हमारा क्या होता है माइनस का L DI अपॉन में DT होती है। तो यहाँ से अब अपन इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या होता है वोल्ट होता है और अपो इंटू में DT यानी ये हमारा सेकंड हो जाएगा और ये DL नीचे जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा एम्पियर। तो टोटल मैंने आपको 3 मात्रक बता दी है, तीनों ही आपको नोट करना है। वेबर सेकंड पर एम्पियर, टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, और ये तीनों ही मात्रक हैं। और एक और होता है इसका वो मैं आपको दे के बता दूंगा, यानी इसका जो एक और क्वेश्चन है इंक्लूड उसके अंदर मैं आपको ये पूरा बता दूंगा। अब देखते हैं हमारा 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। दोस्तों याद रखना विद्युत वाहक बल होता क्या आता है, EMF होता क्या है। EMF क्या होता है कि हमारी कोई एक कुंडली है उसके अंदर कोई वोल्ट यानी विभवांतर उत्पन्न होता है, उसी को अपन बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल या विद्युत वाहक बल EMF है। तो ये हमारा दोस्तों याद रखना है एक प्रकार का बल न होकर के एक यानी विभवी होता है, विभवांतरी होता है। तो इसका मात्रक हमारा क्या होता है, वही मात्रक होगा जो वोल्ट का होता है यानी विभव का होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। यहाँ पर आपको इसके अंदर डायरेक्ट वोल्ट दिया हुआ नहीं है तो अपन जानते हैं कि जो हमारा विभव का फॉर्मूला होता है W अपॉन Q, तो वहां से भी इसका यानी मात्रक निकाल सकते हैं। तो यहाँ से इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जूल पर कुलाम हो जाएगा, जूल पर कुलाम। तो जो हमारा वोल्ट का जो मात्रक है हमारा ये भी होता है जूल पर कुलाम। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला। तो ये इस फॉर्मूले से भी आप इसका निकाल सकते हैं। यदि ये इन फॉर्मूले नहीं दिया हुआ तो इसका एक और फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, विभव इज इक्वल टू KQ अपॉन में R होता है। तो यहाँ से भी आप इसका निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से निकालेंगे तो न्यूटन में निकालेंगे तो लगभग इसी प्रकार से होगा। ये यानी लेंथी पड़ जाता है, ये कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया है। आपको मेन यही याद रखना है, एक तो जूल पर गुलाम और एक हमारा पूछा जाता है वोल्ट। यदि निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं और यदि आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं क्वेश्चन में भी आपको निकाल दूंगा। अब देखते हैं हमारा 11th का क्वेश्चन। 11 के क्वेश्चन में क्या बताना है कि नाभिक त्रिज्या को मापने का सही मात्रक है। इसमें क्या बताना कि दोस्तों हमारा कोई नाभिक है उसकी जो रेडियस होती है उसको मापने की सही यूनिट बतानी है कि करेक्ट यूनिट उसकी क्या होती है। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो हमारी नाभिक होती है वो उसकी जो रेडियस कितनी होती है 10 की पावर माइनस 15 मीटर होती है। वो 10 की पावर माइनस 15 को क्या लिखा जाता है, फर्मी लिखा जाता है। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी नाभिक की त्रिज्या को मापने का सही मात्रक हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फर्मी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
12 के क्वेश्चन में क्या बताना है कि वोल्ट पर मीटर मात्रक होता है। इसमें आपको क्या बताना है कि हमारा जो वोल्ट अपॉन में मीटर मात्रक होता है वो है किस यानी भौतिक राशि का होता है, किस फिजिकल क्वांटिटी का होता है, ये आपको बताना है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो वोल्ट पर मीटर जो मात्रक होता है वो किसका होता है, विद्युत तीव्रता का होता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं विभव का जो फॉर्मूला होता है एक E इंटू डी होता है, विद्युत क्षेत्र गुना लंबा यानी दूरी, या इसको अपन लिख सकते हैं E इज इक्वल टू हमारा क्या होता है V अपॉन में डी होता है। तो यहाँ से इसका जो मात्रक निकल कर आ जाएगा वो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, वोल्ट पर मीटर। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यदि आप विभव के मात्रक की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं विभव का मात्रक हमारा वोल्ट होता है। कार्य का जो मात्रक होता है तो हमारा V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू होता है। तो इसका जो मात्रक होगा W इज इक्वल टू वी क्यू से, तो हमारा क्या निकल कर आएगा, कुलाम इंटू वोल्ट निकल कर आता है, या वोल्ट इंटू कुलाम निकल कर आता है, मीटर नहीं होता है। बल का जो मात्रक होता है तो बल का मात्रक वैसे तो न्यूटन होता है, लेकिन यदि विभव के फॉर्म में देखें तो अपन सभी जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी होता है। और हम सभी जानते हैं E इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, F अपॉन में Q होता है। तो यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F अपॉन में Q इंटू में D इंटू में डी। तो यहाँ से आपका जो एफ इजिकल टू क्या निकल कर आ जाएगा, वी इंटू क्यू अपॉन में डी। तो यहाँ से इसका जो मात्रक हो जाएगा वो वोल्ट मीटर पर कुलाम होता है। तो याद रखना वोल्ट के अंदर यदि बल का मात्रक निकालना हो, बल वैसे तो न्यूटन होता है, लेकिन वोल्ट के फॉर्म में क्या हो जाएगा आपका, वोल्ट मीटर पर कुलाम होता है। तो यहाँ से इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। सॉरी दोस्तों, क्यों ऊपर है तो यहाँ पर कुलाम ऊपर आएगा और मीटर नीचे आएगा, ये इस प्रकार से होगा, इसको राइट कर लेना। वोल्ट मीटर पर, वोल्ट कुलाम पर मीटर होता है, वोल्ट कुलाम पर मीटर। अब देखते हैं 13 का क्वेश्चन। 13 के क्वेश्चन में क्या बताना है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मात्रक होता है। दोस्तों आपको बताना है कि जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है वो किस फिजिकल क्वांटिटी का मात्रक होता है। तो ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है वो 4 फिजिकल क्वांटिटियों के यानी कि राशि यानी यूनिट होती है। वो फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है, एक तो आपकी हो जाएगी दाब, एक हो जाएगी प्रतिबल, एक हो जाएगी यंग गुणांक, एक हो जाएगा आपका ऊर्जा घनत्व है। तो यदि कोई भी इनमें से कोई भी आपको ऑप्शन मिल जाए और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी ऑप्शन एन मिल जाए तो आप इन चारों को इसके साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि यानी चारों ही राशियों का यूनिट कितनी होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। यहाँ पर आपको क्या दी हुई है, ऊर्जा नहीं होगा, संवेग नहीं होगा, बल नहीं होगा, दाब, दाब इसके अंदर ये रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब है 14 का क्वेश्चन। 14 के क्वेश्चन में क्या बताना है कि एसआई पद्धति में पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। दोस्तों आपको क्या बताना है कि जो हमारी सरफेस टेंशन होती है उसकी यूनिट आपको बतानी है कितनी होती है। सरफेस टेंशन किसे कहते हैं कि कोई भी हमारी छड़ है, यदि इसको दोनों साइड से यानी कोई एक एफ बल से खींचा जाता है तो इसके रस्सी की एकांक लंबाई पर जो फोर्स लगता है उसे अपन क्या कहते हैं, पृष्ठीय यानी जो हमारे क्या कहते हैं, तनाव कहते हैं। और जो पृष्ठ तनाव होता है वो हमारे क्या होता है कि कोई भी हमारी यानी द्रव्य की बूंद है तो इसकी सतह पर यदि एक यानी स्पर्श रेखा खींच जाती है तो इसकी एकांक लंबाई पर जो फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स, दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो अणु दो समान अणुओं के मध्य का फोर्स लगता है वो क्या बोलता है, सहसंजक बल कहलाता है। अंतराणविक आकर्षण बल होता है यह। तो यह क्या करता है कि अपना जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है द्रव्य का उसको न्यूनतम रखना चाहता है। तो किसी द्रव्य की बूंद का वह गुण जिसके कारण वह अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम रखना चाहता है उसे अपन क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसका जो यानी फॉर्मूला क्या होता है कि एकांक लंबाई पर लगने वाला बल एफ अपॉन में एल, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है टी इक्वल टू एफ अपॉन में एल। तो यहाँ से इसका जो मात्रक निकल कर आ जाता है वो न्यूटन पर मीटर निकल कर आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, पृष्ठ तनाव का मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। अब देखते हैं हमारा 15 का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि कैंडेला मात्रक होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो 7 मूल राशि है वो आपको याद रख लेनी है, वो उसका डायरेक्ट यानी मात्रक पूछा जाता है। तो ये कैंडेला मात्रक होता है हमारा ज्योति तीव्रता का। बल्कि यानी 207 मूल राशियां आपको एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ। पहली मूल राशि हमारी क्या होती है, लंबाई। दूसरी क्या होती है हमारा द्रव्यमान। तीसरी होती है समय। चौथी होती है ताप। एक होता है हमारा विद्युत धारा, विद्युत धारा। एक होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। एक होता है हमारे ज्योति तीव्रता। और इन सभी के मात्रक में मैंने आपको बताया है कि लंबाई का जो मात्रक होता है एम के एस पद्धति एसआई पद्धति में मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक हमारा किलोग्राम या केजी होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। पदार्थ की मात्रा का मोल। और ज्योति की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला।
इसको अपन प्रदर्शित करते हैं सी डी से यानी कैंडेला। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यानी कि चारों को भी आप नोट कर लेना यदि आपकी नहीं लिखी हुई है तो। अब देखते हैं 16 का क्वेश्चन। इसमें क्या बताना कि हेनरी पर ओम को प्रदर्शित किया जा सकता है। दोस्तों आपको बताना कि हमारा जो हेनरी पर ओम मात्रक होता है वह किसका मात्रक होता है, या जिस यानी फिजिकल क्वांटिटी का यह मात्रक होता है उसका अन्य मात्रक एक और क्या होता है, यह आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये आपने यानी दोस्तों हमारा जो प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर है उसके अंदर पढ़ा होगा। जो एल अपॉन में आर होता है वो किसके बराबर होता है, यानी एल अपॉन में आर। ये दोस्तों हमारा क्या होता है, जो हमारा कोणीय आवर्ती होती है उसके बराबर होता है। कोणीय आवर्ती के फॉर्मूले आपने क्या क्या पढ़े हैं, यदि आपको यह कोणीय आवर्ती का फॉर्मूला भी नहीं पढ़ा है तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा, एक तो प्रेरकतीय प्रतिघात, एक संधारितीय प्रतिघात। तो प्रेरकतीय जो प्रतिघात होती है वो हमारी क्या होती है, ओमेगा एल होती है। और जो संधारितीय प्रतिघात की होती है वो अन अपॉन में ओमेगा सी होती है। तो यहाँ से यदि अपन ओमेगा का यानी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ओमेगा इज इक्वल टू हमारा क्या क्या होता है, यहाँ से तो हो जाएगा हमारा एक्स एल अपॉन में एल। और इस फॉर्मूले से यदि अपन देखते हैं तो ये हमारा ओमेगा इधर आ जाएगा और एक्स इधर आ जाएगा, तो ये हमारा अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स सी अपॉन में सी। या आपने ओमेगा का एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, यानी कि जो हमारी जो दहली आवृत्ति होती है, यानी अनुनादी अनुनादी आवृत्ति कौन सी होती है, रेजोनेंस एंड फ्रीक्वेंसी, उसका फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, 1 अपॉन में रूट एल सी होता है। तो ये जो तीनों फॉर्मूले हैं आपको नोट कर लेना है, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि आप ओमेगा की बात करते हैं तो इसका तो मात्र का मान क्या होता है, सेकंड होता है। और ये सेकंड किसके बराबर होता है, एक्स एल। एक्स एल हमारा क्या होती है, प्रतिबाधा होती है या प्रतिरोधी होता है, इसका मात्र का हमारा एम ओम होता है। और जो एल होता है ये हमारा कितना हो जाएगा, हेनरी। सॉरी दोस्तों, यानी कि ओमेगा का मात्र कितना होता है, सेकंड इनवर्स होता है। तो इस प्रकार से सेकंड इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा अपॉन में ओम अपॉन में एच। यहाँ से आप देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ओम इंटू में ये हो जाएगा फेरेड, ओम एफ। और यहाँ से अपन देखते हैं कि रूट एल सी होता है। तो इसका जो हमारा जो हो जाएगा ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में एल सी। तो यहाँ से भी यानी कि ये रिलेशन पूछा जाता है। तो ये मैंने आपको बता दी कि ये चारों फॉर्मूले हैं आपको याद रखना है। तो अपन बात करते हैं हेनरी अपॉन में ओम। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ओम अपॉन में हेनरी दिया हुआ है, तो इसका उल्टा करेंगे तो इसके इक्वल टू हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, सेकंड। क्योंकि यहाँ पर सेकंड इनवर्स है ओम अपॉन में एच, तो एच अपॉन में एम आपका कितना हो जाएगा, सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। तो याद रखना हेनरी अपॉन में ओम किसके बराबर होता है, सेकंड। आपको ये भी पूछ लिया जाता है 1 अपॉन में ओम इंटू फेरेड ये किसके बराबर होता है, तो ये किसके बराबर होता है, सेकंड इनवर्स के बराबर होता है। और जो ओम फेरेड होता है वो किसके बराबर होता है, सेकंड के बराबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये दोनों क्वेश्चन है वो आप याद रखना, ओम फेरेड और हेनरी पर ओम ये दोनों किसके बराबर होते हैं, सेकंड के। ये बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब पूछा गया है आपको संवेग का मात्रक होता है, इसके अंदर आपको बताना कि मोमेंटम की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो आपने हमारा जो गति का द्वितीय नियम है वो पढ़ा होगा कि जो बल का जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। या आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा संवेग होता है वो हमारा क्या होता है, एम वी होता है। तो इन दोनों फॉर्मूले से आप इसका मान यानी फॉर्मूला यानी जो यूनिट होती है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि डीपी इज इक्वल टू एफ अपॉन में डी टी होता है। तो यहाँ से हो जाएगा न्यूटन इंटू सेकेंड। याद रखना न्यूटन इंटू सेकेंड किसका मात्रक होता है, संवेग का मात्रक होता है, जो कि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर केजी दिया हुआ है तो ये नहीं होगा। दूसरा क्या होता है कि m इंटू वी, तो m का तो हमारा होता है केजी और v होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो यूनिट निकल कर आती है वो हमारी क्या हो जाती है, केजी मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला। संवेग का जो एसआई मात्रक हो जाएगा वो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से इसका यानी कि दो ही मात्रक होते हैं, एक मात्रक तो आपका ये होगा न्यूटन सेकंड और दूसरा मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड। तो इन दोनों को आपको नोट कर लेना है। 18 का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कोई भौतिक राशि का मात्रक नहीं है बल्कि इसके अंदर भी एक अच्छा कंसेप्ट लग रहा है। इसमें आपको क्या पूछा गया है कि कण का वेग v इजिकल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर पर निर्भर करता है। यदि वेग मीटर पर सेकेंड में है तो ए का मात्रक होगा। इसमें दोस्तों आपको याद क्या रखना है कि आपके पास कोई भी इक्वेशन दी हुई है जैसे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या आपने पढ़ा होगा कि h इज इक्वल टू
यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर होता है। तो इस इक्वेशन के माध्यम से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, कोई भी आपके पास इक्वेशन है जिसके अंदर दो या दो से अधिक पद यानी ऐड जुड़े हुए हों यानी बराबर हों, तो इन सभी पदों की जो विमा होती है वो एक दूसरे के बराबर होती है। यानी कोई भी दो राशियां ऐड हो रही हैं किसी इक्वेशन में, तो ये जो दोनों राशि हैं, इन दोनों राशियों का जो मात्रक और जो विमा होती है वो एक दूसरे के इक्वल होती है। तो इस इक्वेशन के अंदर अपन ये कंसेप्ट लगाते हैं, तो जो मात्रक हमारा वी का होगा वही मात्रक ए का होगा, वही मात्रक हमारा बी टी का होगा और वही मात्रक सी टी स्क्वायर का होगा। तो यहाँ से जो ए का मात्रक में पूछा गया तो ए का मात्रक वी के बराबर हो जाएगा, और यदि वी का मात्रक आपको मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, तो ए का मात्रक भी आपका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों आगे आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसमें मैंने इंक्लूड किया है, उसके अंदर आपके क्या पूछा गया है, सी का मात्रक है। तो सी का मात्रक आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि दोस्तों सी टी स्क्वायर का जो मात्रक है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड पर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो वी का मात्रक होगा वही हमारा सी टी स्क्वायर का होगा। तो यहाँ से जो सी का मात्रक हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड तो पहले से है, ये टी है तो टी का मतलब भी सेकंड होता है, तो सेकंड स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा सेकंड क्यूब। यदि सी का पूछा जाए तो सी का हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड क्यूब, और यदि बी का पूछा जाए तो बी का निकल कर आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको ए का पूछा गया तो ए का आपका कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं अपन 19 का क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर है। तो दोस्तों इलेक्ट्रोवोल्ट है वो तो आपका ऐसे कैसे रखा गया है चारों ऑप्शन में इलेक्ट्रोवोल्ट, आपको चेंज करना है एक एम को। तो मैंने बताया था कि जो मेगा होता है या जो मिलियन होता है वो किसके बराबर होता है, 10 की पावर 6 के बराबर होता है। दोस्तों मैंने जो मान बताए थे 10 की पावर 3 किलो, 10 की पावर 6 को मेगा बोलते हैं, 10 की पावर 9 को गीगा बोलते हैं, 10 की पावर 12 को टेरा बोलते हैं, 10 की पावर 15 को क्या बोलते हैं, पेटा बोलते हैं। तो ये सभी आपको नोट कर लेना। यहाँ पर आपको 10 की पावर 6 का पूछा गया है, तो मेगा किसके बराबर हो जाएगा, 10 की पावर 6, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं हमारे 20 का क्वेश्चन। 20 के क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि अर्ग पर मीटर यूनिट होती है। आपको क्या बताना है, अर्ग पर मीटर। अर्ग किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का। मीटर किसका मात्रक होता है, दूरी का या विस्थापन का। तो ऊर्जा अपॉन में विस्थापन किसका मात्रक होता है, किसका फॉर्मूला होता है। तो यानी कि पहला ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है, बल। तो हम सभी जानते हैं जो कार्य इज इक्वल टू क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है, बल गुणा विस्थापन। तो बल किसके बराबर हो जाएगा, कार्य बटे विस्थापन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से इसका जो मात्रक यही निकल कर आएगा, अर्ग पर मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। बल्कि बी वाले ऑप्शन की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था इसका जो मात्रक होता है वो केजी मीटर पर सेकंड होता है या न्यूटन पर मीटर होता है। और यदि अपन न्यूटन को यदि न्यूटन पर मीटर होता है तो अर्ग के अंदर इसका कोई मात्रक नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। शक्ति का जो मात्रक होता है वो जूल पर सेकंड होता है, यानी ऊर्जा बटे समय होता है, न कि मीटर। तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, अर्ग बटे यदि आपको सेकंड दिया होता तो वो हमारा किसका होता है, पावर का होता। त्वरण का मात्रक हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, यानी बल। अब देखते हैं 21 का क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष मात्रक है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो हमारा प्रकाश मात्रक होता है वो समय का मात्रक होता है या द्रव्यमान का मात्रक होता है या दूरी का मात्रक होता है या ऊर्जा का मात्रक होता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि प्रकाश वर्ष, वर्ष देखने से हमें क्या लगता है कि यह समय का मात्रक होगा, क्योंकि वर्ष क्या होता है, समय होता है। तो इस प्रकार से यानी बच्चे कंफ्यूजन होकर इसका मात्रक ए वाला ऑप्शन यानी इसका चूज कर देते हैं, बल्कि इसका जो सही राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला। दूसरा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक होता है, और इसका जो मान होता है वो क्या होता है कि जो हमारा प्रकाश होता है वह एक साल के अंदर जितनी डिस्टेंस दूरी करता है, तो एक साल के अंदर प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी होती है वही हमारी एक लाइट ईयर के बराबर होती है, एक प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। तो याद रखना प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। दूरी के अन्य भी यानी ऐसे ही इंपॉर्टेंट मात्रक हैं जो आपको पूछे जाते हैं, याद रखना। प्रकाश वर्ष एक हो गया हमारा। दूसरा होता है हमारा एक खगोलीय मात्रक। दूसरा क्या होता है, खगोलीय
मात्रक है। दोस्तों यह भी याद रखना, खगोलीय मात्रक हमारा किसका मात्रक होता है, दूरी का ही मात्रक होता है। और इसका एक मात्रक और पूछा जाता है, वो होता है हमारा पारसेक है। ये तीनों मात्रक ही बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखना तीनों ही मात्रक हमारे किसके मात्रक है, दूरी के मात्रक होते हैं। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं 22 का क्वेश्चन। 22 के में क्या होता है ना कि निम्न में से कौन सा मात्रक वोट के तुल्य नहीं है। पहले तो आपको पता होना चाहिए वोट किसका मात्रक होता है, वाट। तो वाट हमारा किसका मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक है। अब आपको शक्ति के कौन कौन से फॉर्मूले याद हैं वो भी लिख लें। दोस्तों एक शक्ति का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो कार्य बटे समय होता है। एक तो कार्य बटे समय। विद्युत के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो P इज इक्वल टू होती है वो IV या VI होती है, या इसका जो फॉर्मूला होता है वो I स्क्वायर R होता है, या V स्क्वायर अपॉन में R होता है। तो ये जो तीनों जो फॉर्मूले होते हैं वो हमारे शक्ति का फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि ए पहला मात्रक आपको क्या दिया हुआ है, जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा जूल पर सेकंड। तो ये जो मात्रक हमारा शक्ति का होता है तो ये हमारा वोट के तुल्य हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन इसमें नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एम्पियर वोल्ट। तो P इज इक्वल टू VI होता है, तो यहाँ से I एम्पियर हो जाएगा, V वोल्ट हो जाएगा। तो ये भी हमारा वोल्ट के तुल्य है। ये वाला ऑप्शन देखते हैं, एम्पियर स्क्वायर ओम। तो ये हो गया हमारा एम्पियर स्क्वायर और ये हो गया आपका ओम, क्योंकि आई का मात्रक हो जाएगा एम्पियर और आर का मात्रक हो जाएगा ओम रेजिस्टेंस से। तो ये स्क्वायर ओम, तो ये भी हमारा सही है। ये दिया हुआ है एम्पियर पर वोल्ट, एम्पियर पर वोल्ट है। दोस्तों एम्पियर पर वोल्ट नहीं होता बल्कि होता है एम्पियर वोल्ट होता है। तो ये वाला इसको हो जाएगा गलत, क्योंकि यह जो हमारा है ये वोल्ट के तुल्य नहीं है। तो हमें यही बताना कि वोल्ट के तुल्य कौन सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। बल्कि जो तीनों मात्रक है ये तीनों ही आपके किसके मात्रक हैं, शक्ति के मात्रक हैं, वोल्ट के तुल्य हैं। बल्कि जो डी वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब है 23 का क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि न्यूटन सेकंड किसका मात्रक होता है, न्यूटन इंटू सेकेंड। दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो F इज इक्वल टू होता है, F इज इक्वल टू dp अपॉन में dt होता है, dp अपॉन में dt। p हमारा यहाँ पर संवेग होता है। तो यानी डेल्टा p या dp इज इक्वल टू इसके बराबर होता है f इंटू dt के होता है। तो यहाँ से जो संवेग का मात्रक होता है आपका न्यूटन इंटू सेकेंड निकल कर आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा संवेग। यदि वेग की बात करते हैं तो वेग का मात्रक हमारा मीटर पर सेकेंड होता है। कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग हमारा L होता है और ये होता है हमारा MVR होता है। तो इसका जो मात्रक आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, M यानी हमारा मीटर, V का मात्रक हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड और R हमारा क्या हो जाएगा, M मास है। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड इंटू M। तो जो कोणीय संवेग का मात्रक भी आपको याद रख लेना है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। या इसको अपने इसका जो मात्रक होता है जैसे इसका न्यूटन इंटू सेकेंड होता है वैसे आप हमारा दोस्तों टॉर्क होता है वो dl अपॉन में dt होता है। तो यहाँ से अपन देखेंगे टॉर्क हमारा क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। टॉर्क का आपका मात्रक पता होगा न्यूटन मीटर होता है। और जैसे ही इसको अपन सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड। तो इस प्रकार से इस फॉर्म में इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर पर सेकंड होता है। दोस्तों संवेग और कोणीय संवेग में यानी कंफ्यूजन नहीं होता। कोणीय संवेग के दो मात्रक मैंने आपको बताया कि न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड और kg मीटर पर सेकंड। ऐसे ही कोणीय संवेग के जो मात्रक होते हैं वो न्यूटन मीटर सेकंड और हमारा इसका दूसरा मात्रक क्या होता है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। यानी इसको यदि मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से तो हमारा कोणीय संवेग हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग। ऊर्जा का मात्रक आपका जूल होता है या बोलते हैं न्यूटन मीटर होता है। सेकंड की जगह यदि अपन मीटर करेंगे तो ये आपका किसका मात्रक हो जाएगा, जूल का, ऊर्जा का मात्रक। तो वहां पर डी हो जाता, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ न्यूटन सेकंड, तो ये हो जाएगा संवेग का। अब देखते हैं 24 का क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि निम्न में से कौन सा सही मात्रक में प्रदर्शित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आपको चार मात्रक दिए हुए हैं और आपको बताना कि कौन सा मात्रक सही नहीं है। पहला क्या दिया हुआ है, स्ट्रेस पर स्ट्रेन, प्रतिबल अपॉन में विकृति। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, प्रतिबल, और स्ट्रेन का मतलब होता है विकृति। तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारा किसका माने फॉर्मूला होता है, ये हमारा यंग गुणांक y के इक्वल होता है। और यंग गुणांक का मात्रक मैंने आपको बताया था कि दाब के बराबर होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। प्रतिबल, यंग गुणांक, दाब, ऊर्जा घनत्व, तीनों का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा बिल्कुल सही है।
ये ऑप्शन क्या दिया है, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन के बारे में अपन बात कर चुके हैं। एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। एनर्जी क्या हो जाएगा दोस्तों, एनर्जी हमारी क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल हमारा क्या होता है, एक तो न्यूटन होता है, तो यहाँ से तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर केजी में दिया हुआ है। तो दोस्तों बल का जो हमारा मात्रक होता है वो हमारा एक ये भी होता है, वो हमारा होता है, ये अगला क्वेश्चन निकल गया, वापिस इस पर जाता हूँ। जो हमारा बल का मात्रक होता है वो होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यदि इसको अपन मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, एन न्यूटन को मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, कार्य की मात्रा के बराबर या ऊर्जा का मात्रा के बराबर। तो हमारा होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, नहीं कि ये होता है, तो हमारा एक गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये जो मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड, मैंने आपको बताया था ये संवेग का मात्रक है, न कि ऊर्जा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। इसमें क्या दिया हुआ, प्रेशर। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्रतिबल और दाब होता है और यंग गुणांक होता है, इन तीनों का मात्रक हमारे क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये भी आपका ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों को जो क्वेश्चन यानी बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो जो मात्रक बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो तो आपको अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में लगभग वही पूछे जाते हैं। अब आपका 25 का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए प्रयुक्त मात्रक होगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, उसके लिए उपयुक्त मात्रक कौन सा होता है। तो आपको पता होगा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला होता है वो Gm1m2 अपॉन में आर स्क्वायर होता है। यानी कोई दो द्रव्यमान है, ये हमारा m1 है और ये हमारा m2 है, और इनके मध्य की दूरी r है। तो ये इनके मध्य में जो बल लगेगा वो हमारा क्या होता है, ये होता है। और यहाँ पर जो g है ये हमारा क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो यहाँ से g इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2। तो यहाँ से आप इसका मात्रक निकालेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर और अपॉन में केजी स्क्वायर। तो ये आपका ये दिया हुआ है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं 26 के क्वेश्चन की। अब है 26 का क्वेश्चन। इसमें क्या बताना कि एसआई पद्धति में कोणीय त्वरण का मात्रक है। हमारा जो कोणीय त्वरण होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन होता है एल्फा, इसकी यूनिट आपको बतानी है कितनी होगी। तो जिस प्रकार से दोस्तों हमारा त्वरण एक का जो यानी यूनिट होती है, हम सभी जानते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसी प्रकार से कोणीय के अंदर क्या होता है कि जो विस्थापन होता है हमारा क्या होता है, कोण होता है, थीटा होता है। तो यहाँ पर इसके यानी रेखीय गति के अंदर विस्थापन क्या होती है, हमारी डिस्टेंस होती है। और ऐसे ही कोणीय जो हमारी गति होती है उसके अंदर विस्थापन क्या होता है, थीटा होता है। तो यहाँ पर मीटर की जगह अपन थीटा का यानी मात्रक क्या लिखते हैं, कोण का मात्रक कम होता है रेडियस। तो ये हमारा हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो कोणीय त्वरण का जो मात्रक होता है आपका क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि कोणीय वेग का, तो कोणीय वेग जिस प्रकार से रेखीय वेग यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, उसी प्रकार कोणीय वेग हमारा क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड होता है। इस प्रकार से यानी दोनों को याद रखना है। विस्थापन हमारा मीटर होता है, तो कोणीय विस्थापन हमारा क्या होता है, थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाता है इसके अंदर, रेडियस। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब 27 का क्वेश्चन है। 27 के क्वेश्चन में क्या बताना है कि समीकरण s इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी स्क्वायर में यदि s मीटर में है तो t सेकेंड में मापा जाता है, तो t का मात्रक होगा। दोस्तों इसके अंदर क्या दिया हुआ है, s इज इक्वल टू दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ गया था, उसके अंदर v दिया हुआ है। तो मैंने क्या बताया था कि दोस्तों इसके अंदर जितने भी पद होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, यानी या फिर माइनस होते हैं, उन सभी की यानी यूनिट होती है वो एक दूसरे के बराबर होती है। तो यहाँ पर सी टी स्क्वायर की जो यूनिट होगी वो ये हमारी एस की यूनिट हो जाएगी। तो सी टी स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा, एस की यूनिट। एस की यूनिट हमें कितनी दी हुई है, मीटर। तो सी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन में टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब हमारा 28 का क्वेश्चन। 28 के क्वेश्चन में क्या बताना है कि जूल सेकेंड मात्रक होता है, जूल इंटू सेकेंड। तो बताइए यह मात्रक कार्य का होता है, संवेग का होता है, दाब का होता है, या कोणीय संवेग का होता है, किसका होगा। तो कार्य हमारा क्या होता है, कार्य तो यानी वैसे इसका मात्रक जूल होता है, तो ये हमारा नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन है संवेग। संवेग का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि मीटर केजी मीटर पर सेकंड बताया था, या इसका मैंने आप तक को बताया था न्यूटन सेकंड। तो दोस्तों यानी कि यहाँ से इसका ये भी नहीं निकल कर आ रहा, तो ये भी इसका गलत हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन है दाब।
तो दाब हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जूल से इसका कोई रिलेशन नहीं होता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन है कोणीय संवेग। तो याद रखना कोणीय संवेग का मात्रक होता है हमारा तो है जूल पर सेकेंड। दोस्तों इससे पहले क्वेश्चन आया था यानी संवेग का, तो उसके अंदर मैंने कोणीय संवेग के बारे में बताया था, क्योंकि कोणीय संवेग हमारा क्या होता है, टो इज इक्वल टू डी एल अपॉन में डी टी बराबर होता है। जिस प्रकार से एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन में डी टी होता है, उसी प्रकार से टो इज इक्वल टू यानी बल आघूर्ण किसके बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। और आपने पढ़ा होगा कि दोस्तों हमारा जो टो होता है उसकी विमा कितनी होती है, जूल होती है या न्यूटन मीटर होती है, कार्य की विमा के बराबर होती है, कार्य इसका जो यूनिट होती है वो कार्य की यूनिट के बराबर होती है। तो यहाँ से डी एल की जो यूनिट हो जाएगी वो हमारी कार्य की यूनिट क्या होती है, जूल इंटू में सेकेंड। तो जूल इंटू में सेकेंड किसकी यूनिट होती है, हमारी किसकी होती है, कोणीय संवेग की होती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। या आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि टो की हमारी क्या होती है, न्यूटन मीटर होती है, और ये सेकेंड इधर आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड है। तो मैंने आपको बताया था कोणीय संवेग की जो यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर इंटू सेकेंड होती है, और हम सभी जानते हैं न्यूटन मीटर हमारा क्या होता है, जूल होता है। तो जूल इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा आपका कोणीय संवेग की यूनिट। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 29 का क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन में क्या होता है कि एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक होता है। ऊर्जा, दोस्तों ऊर्जा के कौन कौन से मात्रक होते हैं, एक तो हो गया हमारा जूल। एसआई पद्धति के अंदर दोस्तों इसका मात्रक जूल ही होता है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो अर्ग होता है वो हमारा क्या होता है, इसका सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है, वो जो कैलोरी होता है दोस्तों, कैलोरी होता है उष्मा का मात्रक है। कैलोरी किसका मात्रक होता है, उष्मा का मात्रक है। वैसे होता तो यानी यह ऊर्जा की मात्रक ही होता है, एक यानी कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल के समथिंग होता है। तो इस प्रकार से यह भी होता है, लेकिन ऐसा पद्धति के अंदर ऊर्जा का मात्रक पूछा जाए तो हमारा क्या होता है, जूल होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा 30 का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है ना कि प्रकाश की किरण की तरंग दैर्ध्य 0.0006 मीटर है, यह बराबर है। तो यानी कि जो मैंने आपको संबंध बताए थे 10 की घात -3, 10 की घात -6, 10 की घात -9, उससे यह संबंधित है। तो यहाँ पर इसको पावर में अपन लिखेंगे सबसे पहले। तो इस पॉइंट को यदि अपन यहाँ पर लेना चाहें तो दोस्तों क्या लिखा जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 6 गुना पावर, यानी कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5। अब दोस्तों 10 की पावर 5 -5 होगा, 10 की पावर -5 का यानी कि कुछ भी नहीं है। हम सभी जानते हैं 10 की पावर -6 किसके बराबर होता है, माइक्रो के बराबर होता है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 60 गुना 10 की घात -6 तो मीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा यह 60 और 10 की पावर -6 को लिख देंगे अपन माइक्रोन, ये हो जाएगा हमारा माइक्रोमीटर या माइक्रोन। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ये हो जाएगा नहीं शायद 60 माइक्रोन के बराबर हो जाएगा, 16 माइक्रो। अब हमारा 31 का क्वेश्चन है। 31 के क्वेश्चन में बताने कि ताप को निम्न में से किस व्युत्पन्न मात्रक के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लंबाई तथा द्रव्यमान, द्रव्यमान तथा समय, लंबाई द्रव्यमान तथा समय, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ताप होती है वो हमारी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, मूल राशि होती है। तो जो मूल राशि क्या होती है, वे राशि होती हैं जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं, जिनके मात्रों को प्रदर्शित करने के लिए अन्य मात्रों की आवश्यकता नहीं होती है, वो राशि हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। और जो ताप की जो हमारी यानी कि जो यूनिट होती है वो आपकी क्या होती है, केल्विन होती है। तो यह ना तो लंबाई पर निर्भर करता है, ना द्रव्यमान पर, ना ही समय पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखते हैं 32 का क्वेश्चन। 32 के क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक कई बार आ चुका है। तो दोस्तों ऊर्जा का फॉर्मूला बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। यहाँ पर दोस्तों बल गुणा विस्थापन में आपको कहीं नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसको अपन नहीं लगाएंगे। दूसरा दोस्तों आपने शक्ति का मात्रक पढ़ा होगा, क्योंकि दोस्तों वोट के अंदर दिया हुआ है, तो इसका यदि अपन देखते हैं तो शक्ति इज इक्वल टू क्या होता है, शक्ति इज इक्वल टू होता है कार्य बटे समय, यानी एकांक समय में किया गया कार्य। तो यहाँ से कार्य इज इक्वल टू अपन देखते हैं कि शक्ति गुणा समय होता है। तो शक्ति का जो मात्रक होता है हमारा क्या हो जाएगा, वाट। और समय क्या है कि यानी हमारा दिन क्या होता है, समय होता है। तो वाट इंटू दिन किसके बराबर हो जाएगा, आपका ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। वोट किसके बराबर होता है, शक्ति का मात्रक होता है।
दिन क्या होता है, समय का मात्रक होता है। शक्ति गुणा समय किसका सूत्र होता है, ऊर्जा का। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। डी वाले ऑप्शन की यदि अपन बात करते हैं, कई बच्चे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चुनते हैं, तो याद रखना इसका मात्रक ये न होकर ये होगा यहाँ पर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है, क्योंकि ये जो मात्रक हमारा बल का मात्रक दिया हुआ है सीजीएस पद्धति के अंदर, वो यदि बल को यदि अपन विस्थापन से मल्टीप्लाई करते हैं जब जाकर हमारा ऊर्जा का मात्रक बनता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 के क्वेश्चन में आपको बताना है निम्न में से कौन सा मात्रक वोल्ट के तुल्य नहीं है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभव का। तो आपको यानी कि यह बताना कि कौन सा ऐसा मात्रक है जो विभव का मात्रक नहीं है। पहला मात्रक दिया हुआ है जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड कार्य बटे समय या ऊर्जा बटे समय। दोस्तों याद रखना यह मात्रक किसका होता है, W/T। ये होता है शक्ति का मात्रक। तो यह वोल्ट के तुल्य होगा, न कि वाट के तुल्य। ये होगा वोल्ट के तुल्य, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन में क्या दिया कि वोट पर एम्पियर P/I। तो हम सभी जानते हैं कि P = VI होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि V = आपका क्या होता है, P/I। तो यह विभव के बराबर होता है। तो यह जो मात्रक हो जाएगा वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, वोल्ट के तुल्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बल्कि वोट पर कूलाम, वोट होता है शक्ति, और पर कूलाम यह कोई भी यूनिट नहीं होती है, और ये भी कोई यूनिट नहीं होती है। दोस्तों मैंने यानी पहले इस क्वेश्चन को सोल्व किया तो मैंने इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला चुन दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि यह जूल पर कूलाम है, क्योंकि V = W/Q होता है। लेकिन याद रखना यहाँ पर कूलाम पर जूल है, यानी Q/W नहीं होता है, बल्कि होता है W/Q। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा वोट पर एम्पियर। अब है 34 का क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि चुंबकनशीलता म्यू नॉट का ऐसा ही मात्रक होगा। तो बताइए म्यू नॉट का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। दोस्तों म्यू नॉट का ऐसा ही मात्रक निकालने के लिए आपको वह सभी फॉर्मूले का पता होना चाहिए जिसके अंदर म्यू नॉट आता हो। ये क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको यानी कि कई इससे यानी फॉर्मूले क्लियर होंगे, कई यानी आपको नए मात्रक सीखने को मिलेंगे। तो देखते हैं यानी कि म्यू नॉट के कौन कौन से मात्रक होते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला पढ़ा होगा, म्यू नॉट Ni/में 2πr या 2d या 4d कुछ भी पढ़ा होगा। तो इसके फॉर्मूले से अपन देखते हैं कि दोस्तों यहाँ पर म्यू नॉट का जो फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा, एक तो बराबर में क्या हो जाएगा हमारा टेस्ला, नीचे डिस्टेंस है तो मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगा मीटर, अपोन में यहाँ पर हमारा क्या है AI है, धारा है, तो ये नीचे क्या आ जाएगा एम्पियर। बल्कि n हमारी फेरों की संख्या, इसके अंदर का कोई मात्रक नहीं होता, पाई का कोई मात्रक नहीं होता है। तो यहाँ से जो म्यू नॉट का जो मात्रक निकल कर आता है वह टेस्ला अपॉन में मीटर, टेस्ला इंटू में मीटर अपॉन में एम्पियर, ये मात्रक हो गया, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, यह सही है। सी वाले ऑप्शन की देखते हैं कि दोस्तों वह उसी फॉर्मूले से निकाला गया है कि इसके अंदर क्या दिया है कि हम सभी जानते हैं कि टेस्ला का एक और फॉर्मूला होता है, टेस्ला = हमारा क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। दोस्तों वेबर पर मीटर स्क्वायर ये भी हमारा चुंबकीय क्षेत्र का ही फॉर्मूला है। तो यहाँ पर टी की जगह अपन वेबर पर मीटर स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर से यह मीटर कट जाएगा, तो हमारा क्या बढ़ जाएगा, वेबर पर मीटर एम्पियर बचेगा। तो हो जाएगा वेबर पर एम्पियर मीटर या मीटर एम्पियर। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों इस वाले की बात करते हैं तो आपने प्रेरकत्व का फॉर्मूला पढ़ा होगा, यानी कि हमारी कोई एक यानी कुंडली है जिसके अंदर n फेरे हैं, जिसकी यानी त्रिज्या की L है, इसकी लंबाई L है, और त्रिज्या कितनी है, इसकी R है फेरों की। तो इसके कारण जो स्व प्रेरकत्व होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट n पाई R² अपॉन में L। तो यहाँ से अपन म्यू नॉट की विमा निकालते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा हेनरी, और ये L इसके आ जाएगा तो मीटर में इंटू में मीटर हो जाएगा, और ये R² है तो नीचे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। n हमारे एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, और ये पाई का कोई मात्रक नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहाँ से इसका जो मात्रक हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा हेनरी पर मीटर, जो कि हमें ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से तीनों ही मात्रक होते हैं हमारे क्या है, चुंबकनशीलता का होता है। तो इसे क्वेश्चन बाई चांस पूछ ले भी जा सकता है, लेकिन आपको यानी एक एक पूछा जाता है। तो म्यू नॉट यानी कि इस फॉर्मूले से निकाला गया है, और इस फॉर्मूले से इसकी यूनिट निकाली गई है। तो ये तीनों यूनिट आपको याद रखनी है कि चुंबकनशीलता यानी म्यू नॉट की जो यूनिट होती है
वो हेनरी पर मीटर भी होती है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर होती है और वेबर पर एम्पियर मीटर भी होती है। निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब है 35 का क्वेश्चन। इसमें क्या है कि निम्न में से किस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है? चुंबकीय फ्लक्स फाई का जो मात्रक वेबर होता है वो हमारा किस पद्धति में होता है? एसआई पद्धति में होता है या एमकेएस पद्धति में भी होता है। लेकिन दोस्तों ये एमकेएस पद्धति के अंदर को एक केवल 3 ही राशि होती है, लंबाई, द्रव्यमान, समय। लेकिन इसके अंदर हमारी धारा वगैरह भी होती हैं। तो इस प्रकार से इसका जो सही राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी एसआई पद्धति के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है? वेबर होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपका 36 का क्वेश्चन है। इसमें क्या बताना कि टेस्ला मात्रक होता है। तो मैंने आपको सब बिल्कुल आसान क्वेश्चन, जो टेस्ला मात्रक होता है वो हमारे क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का होता है या चुंबकीय तीव्रता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चुंबकीय जो क्षेत्र होता है बी, उसी को अपन क्या कहते हैं? चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। अब 37 का क्वेश्चन है। इसमें क्या बताना कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध रो होता है, इसका मात्रक आपको वो यूनिट बतानी है क्या होती है। तो आपने रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो आपने पढ़ा होगा, रो एल अपॉन में ए होता है। तो यहाँ से रो इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? आर ए अपॉन में एल। तो यहाँ से इसकी यूनिट निकालेंगे तो आर की यूनिट आपकी ओम हो जाएगी, ये हमारे मीटर स्क्वायर हो जाएगी, एल का मीटर हो जाएगा, तो मीटर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हमारे क्या बच जाएगा? ओम मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों यहाँ पर मीटर की जगह सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमारा सीजीएस पद्धति में हो जाएगा, यह हो जाएगा ओम सेंटीमीटर। यदि आपको ओम मीटर दिया हुआ तो वो भी हमारा इसका राइट आंसर हो जाता। तो विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंट रो का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम सेंटीमीटर। 38 के क्वेश्चन में आपको क्या पूछा कि स्व प्रेरण का मात्रक क्या होता है। तो स्व प्रेरण का दोस्तों फॉर्मूला यहाँ मात्रक इस फॉर्मूले में से निकाला गया है। दोस्तों ये भी हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आएगा। E इज इक्वल टू आपका क्या होता है? माइनस का एल डी आई अपॉन में डी टी। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि E हमारा विद्युत वाहक बल है, तो E हमारा क्या हो जाएगा? वोल्ट। और वोल्ट हमारा ये हो गया यहाँ पर वोल्ट, ये हो जाएगा इंटू में सेकेंड और अपॉन में एम्पियर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसा कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है। और हम सभी जानते हैं कि वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है? वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कुलाम भी होता है। तो यदि ये वोल्ट की जगह यदि अपन जूल पर कुलाम लिख देते हैं तो फिर यहाँ पर हमारा सेकंड हो गया और ये यहाँ पर हमारा एम्पियर हो गया। तो इस प्रकार से स्व प्रेरण का मात्रक आपका कौन सा निकल कर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला निकल कर आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर वोल्ट की जगह को इस फॉर्म में चेंज कर दिया गया है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन बीएसएफ आर में इतने हार्ड लेवल के नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन बाय चांस यदि पेपर हार्ड लेवल हो जाए, क्योंकि 2016 का जो पेपर था उसका लेवल थोड़ा हार्ड था, तो उसके लिए मैंने ये क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं। अब भाग 39 का क्वेश्चन है। इसमें क्या बताना कि राशियों और उनके साथ दिए गए मात्रकों का कौन सा युग्म सुलेमित है। दोस्तों यहाँ पर आप फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, यहाँ पर आपको यूनिट दी हुई है, तो आपको बताना कि कौन सा ऐसा यानी युग्म है जो आपका रॉन्ग है, असत्य है। आपको क्या बताना कि कौन सा युग्म सुमेलित है। दोस्तों 3 गलत हैं और 1 सही है, तो आपको बताना है सही कौन सा है। पहला क्या दिया हो? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र कूलाम पर मीटर। कूलाम पर मीटर बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों कूलाम पर मीटर यानी कोई मात्रक ही नहीं होता। तो इसका यानी कि विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो न्यूटन पर कूलाम होता है। तो यहाँ पर इसका नहीं होगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन में क्या दिया कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि चुंबकीय फ्लक्स का जो वेबर मात्रक होता है वो कौन सी पद्धति में होता है? वो एसआई पद्धति में होता है। तो वहां से आप याद रख सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। यहाँ पर क्या दिया हुआ? शक्ति फेरेड। तो ये फेरेड जो मात्रक होता है वो धारिता का होता है, न कि शक्ति का। यहाँ पर धारिता हेनरी दिया हुआ है। दोस्तों जो हेनरी मात्रक होता है वो किसका होता है? स्व प्रेरकत्व का मात्रक होता है, या बोलते हैं अपन प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरकत्व, कोई भी मान लेते हैं। तो आप याद रखना, जो धारिता का तो मात्रक होता है फेरेड होता है, और जो हेनरी मात्रक होता है वो किसका होता है? प्रेरकत्व का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है 40 का क्वेश्चन। 40 के क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि दृढ़ता गुणांक का मात्रक होता है। दोस्तों दृढ़ता गुणांक हो, आयतन गुणांक हो, चाहे यंग गुणांक हो, ये सभी का जो मात्रक होता है, ये फॉर्मूला यही हमारा होता है, प्रतिबल अपॉन में विकृति। तो मैंने आपको बताया था कि जो यंग गुणांक होते हैं उन सभी का जो मात्रक होता है वो किसके बराबर होता है? प्रतिबल के बराबर होता है। तो यह जाएगा हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा 41 का क्वेश्चन है। इसमें बताने की निरपेक्ष विद्युतशीलता का मात्रक है।
निरपेक्ष विद्युतशीलता, यानी दोस्तों निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आपको बतानी है क्या होगी। तो इसकी यूनिट भी दो प्रकार से निकाली जाती है। एक तो दोस्तों हमारा जो बल का फॉर्मूला होता है न्यूटन यानी कूलाम बल, वो हमारे क्या होता है के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और के की जगह यहाँ पर क्या लिखा जाता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की यहाँ से भी मैं निकाल सकते हैं अपन न्यूटन मीटर पर कूलाम स्क्वायर। न्यूटन ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा मीटर, और ये इसके बट्टे में आ जाएगा पर कूलाम स्क्वायर। तो एक यूनिट तो ये निकलती है, ये हमें यहाँ पर नहीं दी हुई है, यहाँ पर हमें निकालना है फेरेड में। तो हम सभी जानते हैं कि धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी होता है। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट ए इक्वल टू अपन देखते हैं वो सी डी अपॉन में ए हो जाता है। तो यहाँ से सी का जो मात्रक हो जाएगा हमारा फेरेड हो जाएगा, डी हो जाएगा मीटर अपॉन में ए को हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये जाएगा हमारा फेरेड पर मीटर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। जो निरपेक्ष विद्युतशीलता का जो मात्रक हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो आपका क्या निकल कर आ जाएगा फेरेड पर मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपका 42 क्वेश्चन 42 के क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। इसमें असत्य कथन बताना है कि कौन सा है। तो यानी कि दोस्तों इसके अंदर असत्य वाला क्यों चुना, क्योंकि आपके अंदर इसके अंदर तीन कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहला कंसेप्ट तो ये हो जाएगा कि जो हमारा 1 कैलोरी होता है वो किसके बराबर होता है 4.18 जूल के बराबर होता है, 4.18 जूल के बराबर होता है। और जो हमारा बी होता है, बी वाले ऑप्शन में क्या दिया हुआ कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ये भी बिल्कुल सही है। 210 की पावर माइनस 10 मीटर किसके बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। याद रखना जो एंगस्ट्रॉम होता है वो दूरी का मात्रक होता है। डी वाले ऑप्शन में क्या दिया हो कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 5 डाइन। तो याद रखना जो एन होता है वो हमारा एक ऐसा यूनिट होती है, डाइन होती है वो हमारे सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है बल का। तो यदि अपन न्यूटन को सीजीएस पद्धति में चेंज करते हैं तो हमारा 10 की पावर माइनस 5 के बराबर होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, इसको भी नोट कर लेना है। असत्य हो जाएगा हमारा ये वाला, क्योंकि ये वाला 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पहले भी आ चुका है। 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट किसके बराबर होता है 10 की पावर 6 इलेक्ट्रोवोल्ट के बराबर होता है, न कि 1.6 गुना 10 की घात माइनस 13 कोई मान ही नहीं है, इसके बराबर होगा 10 की पावर 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, क्योंकि यह कथन हमारा क्या है असत्य है। अब देखते हैं 43 क्वेश्चन, ये भी यानी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या पूछा गया है कि इसमें ए का मात्रक क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि दोस्तों कोई भी आपकी इक्वेशन हो उसके दो या दो से ज्यादा पद यानी कि या तो योग हो रखा हो या उनका माइनस हो रखा हो, तो इस इक्वेशन में यानी योग होने वाली और घटने वाली जो राशियां हैं उन दोनों राशियों की जो विमा होती है, जो यूनिट होती है, वो एक दूसरे के बराबर होती है। तो यहाँ पर अपन बात करें तो पी और ए अपॉन वी स्क्वायर की विमा एक दूसरे के बराबर होगी, v और b की विमा एक दूसरे के बराबर होगी। तो v हमारा आयतन है और b हमारा क्या है यहाँ पर, तो इसकी भी यानी एक नियतांक है, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी हमारी मीटर क्यूब होगी। लेकिन यहाँ पर हमें a की पूछी गई है, तो a अपॉन में v स्क्वायर की यूनिट आपकी क्या हो जाएगी प्रेशर के बराबर हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगी। अब यहाँ पर हमारा v क्यूब है, तो v क्यूब दोस्तों v के हमारा क्या होता है मीटर क्यूब होता है, और वी स्क्वायर की क्या हो जाएगी हमारी मीटर की पावर 6 हो जाएगी। तो यहाँ से अपने इसको इस प्रकार लिखते हैं ए वी स्क्वायर की पावर यानी यूनिट क्या हो जाएगी हमारी मीटर की पावर 6, ये हमारा हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मीटर की पावर 6 इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 2 से हमारे इसकी पावर घटाएंगे तो यहाँ पर कितनी बचेगी 4। तो ये हो जाएगा हमारा न्यूटन पर मीटर की पावर 4, या न्यूटन को यहाँ पर डाइन लिखा गया है सीजीएस पद्धति में, तो ये जाएगा हमारा डायन इंटू सेंटीमीटर की पावर 4। क्योंकि यदि अपन मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें, न्यूटन को डायन में चेंज करें, तो हमारा जाएगा डायन सेंटीमीटर की पावर 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 44 क्वेश्चन है, इसमें बताना कि आवेग का मात्रक होता है। दोस्तों आवेग, आवेग हमारा क्या होता है कि जो संवेग में जो परिवर्तन होता है वही हमारा क्या होता है आवेग कहलाता है। तो जो हमारा जो मात्रक इसके अंदर कोई भी नहीं होता है यानी कि डेल्टा पी, और यहाँ पर आवेग है, तो जो मात्रक हमारा संवेग का होगा वही हमारा मात्रक किसको होता है आवेग का मात्रक होता है। संवेग के मात्रक मैंने आपको पहले बता दिए हैं, न्यूटन मीटर होता है एक, तो सॉरी दोस्तों न्यूटन मीटर नहीं होता है, न्यूटन इंटू सेकेंड होता है। क्योंकि जो हमारा डीपी इज इक्वल टू क्या होता है एफ डॉट डी टी होता है, तो जाएगा न्यूटन सेकंड होता है। और दूसरा मात्रक इसको होता है केजी मीटर पर सेकंड होता है, वो हमारा किससे निकल कर आता है वो मैंने आपको बताया था एम वी से। तो एम हो जाएगा केजी और वी हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ये वाला ये यहाँ पर दिया हुआ है केजी मीटर पर सेकंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अब आपका 45 क्वेश्चन है, डायन पर सेंटीमीटर क्यूब। डायन यानी को अपना सीजीएस न्यूटन और सेंटीमीटर मतलब मीटर। तो दोस्तों यानी कि ये हमारा सीजीएस पद्धति में मात्रक है, इसको एमकेएस पद्धति में करते हैं तो हमारा क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मैंने आपको बता दिया कि ये मात्रक बार बार पूछा जाता है। ये 4 यानी राशियों का मात्रक होता है। किस किस का होता है यह? एक तो प्रतिबल का होता है, दाब का होता है, यंग गुणांक का होता है। हमें पूछा गया कि किसका मात्रक नहीं होता है, तो ये किसका मात्रक नहीं होगा? विकृति का नहीं होगा, क्योंकि जो विकृति होती है वो हमारी मात्रकहीन राशि होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 46 क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना कि मात्रकों की दृष्टि से कौन सा सबसे भिन्न है। दोस्तों मात्रकों की दृष्टि में आपको बताना कि 4 यानी फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, तो कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो सबसे भिन्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला, पाइसन निष्पत्ति। क्योंकि दोस्तों पाइसन निष्पत्ति आपने पढ़ा होगा क्या होती है। पाइसन निष्पत्ति क्या होता है कि जो हमारी प्रत्यास्थता वाला चैप्टर है उसके अंदर है कि कोई भी हमारी वस्तु है, एक तो उसकी पाइसन यानी विकृति होती है, पाइसन विकृति, सॉरी तो पाइसन विकृति नहीं, उसको बोलते हैं अपन पार्श्व विकृति। एक मिनट दोस्तों, नाम में यानी कंफ्यूजन हो रहा है, मैं उसको देख लेता हूँ, एक सेकेंड। तो दोस्तों दो यानी विकृतियों का अनुपात होता है ये, तो ऊपर वाली विकृति का जो नाम बोलूंगा यानी पार्श्व की विकृति होती है दोस्तों, ये नाम यानी थोड़ा उस पटांक है, ये होती है हमारी पार्श्विक विकृति अपोन में अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति, इन दोनों का अनुपात ही हमारा पाइसन निष्पत्ति कहलाता है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ऊपर भी विकृति है, नीचे भी विकृति है। पहले तो विकृति हमारी विमाहीन राशि होती है, तो इस प्रकार से जो निष्पत्ति होगी वो भी हमारी यानी यूनिट लेस यानी क्वांटिटी होती है। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बल्कि जो कलांतर होता है दोस्तों, यह यानी दो यानी कलाओं का अंतर होता है, यानी दो कोणों का अंतर होता है, तो इसका जो यानी मात्रक होता है हमारा क्या होता है? रेडियन होता है। यांत्रिक तुल्यांक क्या होता है दोस्तों? हमारा जो ऊर्जा का और जो हीट का, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो हमारा क्या होता है? यांत्रिक तुल्यांक कहलाता है। तो इसका मात्रक हमारा क्या होता है? जूल पर कैलोरी हो जाता है। यू का मात्रक हमारा जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक, और जो एच का मात्रक होता है हमारा क्या हो जाएगा? कैलोरी। क्यू का मात्रक एच इज इक्वल टू होता है दोस्तों, यांत्रिक तुल्यांक को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, और ये होता है डब्ल्यू अपॉन में क्यू। तो इसका मात्रक क्या होता है? 4.42 जूल पर कैलोरी होता है। तो इस प्रकार से ये भी हमारी यूनिट वाली यानी क्वांटिटी है। ध्वनि की प्रबलता दोस्तों यानी लाउडनेस ऑफ साउंड की जो यूनिट होती है वो भी याद रखना, डीबी होती है, डेसिबल होती है। तो इस प्रकार से ये तीनों हमारी विमा वाली राशि है, यूनिट वाली राशि है। बल्कि जो पाइसन निष्पत्ति है इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब 47 क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया कि फेराडे किसका मात्रक है। तो कई बार पूछ लिया गया है। जो फेरेड, याद रखना, एक तो होता है फेरेड, एक होता है फेराडे। फेराडे मात्रक होता है हमारा आवेश का, और फेरेड मात्रक होता है हमारा शारीरता का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब 48 क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना कि प्लांक नियतांक का मात्रक होता है। प्लांक नियतांक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, देखो कितनी एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। तो प्लांक नियतांक एच, तो दोस्तों आपने फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो हमारा क्या होता है? एच म्यू। तो यहाँ से जो एच होता है ये हमारा प्लांक नियतांक होता है, और ये किसके बराबर होता है? ई अपॉन में वी। तो दोस्तों ई हमारा क्या हो जाएगा? जूल, और म्यू क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। तो ये ऊपर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? जूल इंटू सेकेंड। दोस्तों जूल इंटू सेकेंड मैंने आपको किसका मात्रक बताया था? ये किसका मात्रक होता है? कोणीय संवेग का। तो याद रखना प्लांक नियतांक और जो हमारा कोणीय संवेग होता है, इन दोनों का मात्रक एक दूसरे के तुल्य होता है। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। और याद रखना ये जो मात्रक होता है ये किसका मात्रक होता है? ये मात्रक होता है कोणीय संवेग का। और तो याद रखना कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक का मान एक दूसरे के इक्वल होता है, और ये होता है जूल इंटू सेकेंड। अब आपका लास्ट सेकंड क्वेश्चन 49 क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना कि विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक है। तो विद्युतशीलता का दोस्तों मैंने आपको बताया था जो कूलाम का नियम होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी यूनिट मैं पहले निकाल चुका हूँ, वो हमारी ये क्या है? ये तो जाएगा न्यूटन, ये R स्क्वायर इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर, अपॉन में ये कूलाम स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा। तो विद्युतशीलता का जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। न्यूटन पॉजिटिव, न्यूटन पॉजिटिव कहाँ पे दिया हुआ है?
ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी। दोस्तों सभी ऑप्शन में गलती दिया हुआ, दोस्तों ऑप्शन में गलती हुई है। इसका जो मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है दोस्तों, ये ऑप्शन में गलती हो गई है, इसको बाद में देखते हैं। लेकिन इसका जो सही मात्रक है आप नोट कर लेना, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये जो कुलाम के क्या लग जाएगा, माइनस का 2 लग जाएगा। कुलाम में -2 कहीं दिया हुआ है, कहीं नहीं दिया हुआ है इसके अंदर, तो कोई भी ऑप्शन इनमें से राइट नहीं है। तो इसका जो सही राइट आंसर हो जाएगा फिलहाल ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर विद्युतशीलता का मात्रक। अब हमारा 50 का क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि एसआई पद्धति में श्यानता गुणांक का मात्रक है। दोस्तों श्यानता गुणांक होता क्या है, दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको यानी शुरुआत में लेना चाहिए था लेकिन लास्ट में लिया है। श्यानता गुणांक का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सबसे पहले याद रखना श्यानता होती क्या है। दोस्तों को यानी कोई भी यानी दो लिक्विड की सतह है, ये एक दूसरे के यानी कि विपरीत दिशा में गति करी, इन दोनों के मध्य जब घर्षण होता है तो दोस्तों इस घर्षण के कारण क्या है, यानी कोई भी हमारा जल है वो किसी रे यानी सरल रेखीय में गति कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारी जो सतह है उसके ऊपर है जल की सतह होगी वो स्थिर अवस्था में है, और जस्ट इसके ऊपर जो जल की सतह होगी यानी कि वह इससे घर्षण यानी करके यानी ऊपर से गुजरेगी। तो इन दोनों के मध्य में एक यानी इसकी विपरीत डायरेक्शन में बल लगता है, उसे अपन श्यान बल कहते हैं। और ये जो बल होता है वो दोस्तों किसके यानी कि एक तो वेग प्रवणता dv अपॉन dx इस पर निर्भर करता है। और यहाँ पर एक नियतांक लगाया जाता है नीटा, इसी को अपन श्यानता गुणांक कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से इसका जो मात्रक निकल कर आ जाएगा वो हमारा एफ डी एक्स अपॉन में dv ये निकल कर आएगा। तो एफ हमारा न्यूटन हो जाता है, dx हमारा क्या हो जाएगा मीटर, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो मीटर से मीटर हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बच जाता है हमारा न्यूटन सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड बचता है। और हम सभी जानते हैं न्यूटन हमारा किसके बराबर होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और ये इंटू में हो जाएगा हमारा सेकेंड। तो इस सेकेंड से हमारा ये सेकेंड कट जाएगा, तो केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगा हमारा पाइसन गुणांक यानी श्यानता गुणांक का मात्रक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला। तो इसी के साथ ही हमारे यानी 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और हम अगले वीडियो में लेके आएंगे जो हमारी बीमा है उसके यानी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायमेंशन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।